प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत का इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने से इनकार, चीफ जस्टिस ने जुमे को अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपने चैम्बर में तलब कर लिया। नोटिस जारी, नोटिस में सख्त जबान का इस्तेमाल, विफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। क्या शहबाज शरीफ तौहीन अदालत की जद में आ सकते हैं? इसके अलावा बात करेंगे अदालती इस्लाहाती बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी लाजब बेंच तश्कील दे दिया। कल केस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा में एक्ट मंजूरी के खिलाफ 4 दायर दरखास्तों में पार्लियामेंट से मंजूर तरामीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हवाले से हुकूमती कानून साजी खत्म करने का इख्तियार रखती है? इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के साथ जो हुआ वही शहबाज शरीफ के साथ होगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। एहतजाज की धमकी दे दी। क्या शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे? जानेंगे सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी से जो हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फवाद साहब, जो आपके बयानात में जिस तरह से इंट्रो में कहा कि आप यू हैव अ वेरी क्लियर ओपिनियन कि जो माजी में होता रहा, जिस तरह से अभी रिसेंट हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब जो हैं वो नाअहल हो गए, तो आपको ये लग रहा है कि जिस तरफ मामला जा रहे हैं शहबाज शरीफ भी ही इज़ ऑन हिज वे आउट, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये ऐसा हो पाएगा या इस दफ़ा मामला कुछ मुख्तलिफ होने की मुमकिनात हैं? बुनियादी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करने से इनकार कर रही है वफाकी हुकूमत। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अगर उस पर अमल ना हो तो इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है दैट सीजेस टू एग्जिस्ट। ये चीफ जस्टिस साहब की कोई जात का मसला नहीं है या जस्टिस का जात का मसला नहीं है, ये एक इदारे की अपनी इज्जत का सवाल है, उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे सूरत हाल एक्चुअली मुख्तलिफ है कश्मीर के वज़ीर आज़म से भी, और इवन आई वुड से कि ये जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनसे भी, जो कंडक्ट के ऊपर जजेस पे बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, ये वो छोटी बात है। लेकिन ये जो मामला है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और बाकी हुकूमत के लिए हमने जो अमल ही नहीं करना, और जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह को सुना कल, वो कहते हैं जो मर्जी है करना है कर ले, हम इससे तो नहीं होना। ये एटीट्यूड देखे कोई इदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसको मान ले तो फिर इदारा ही खत्म हो जाए। लेकिन फवाद साहब, इस एटीट्यूड की बेसिकली काउंटर स्ट्रैटेजी है क्या? क्योंकि देखिए पहले फैसला आया तो ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ है कि फैसला आ गया, अब उसमें कोई ये तो नहीं है पसंद का आए या ना आए, लेकिन नहीं माना गया, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अब आपको नहीं लगता कि इस पर अगर एक अमल दरामद बेंच भी बना दिया जाता या इस तरह का स्टेप लिया जाता तो ये अपने मंतकी अंजाम तक चीज़ पहुंचती? नहीं, जो एक्सेप्टेंस तो देखे ना, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। जज रोज फांसी देते हैं अपना लोगों को, तो इसको वो फांसी की सजा एक्सेप्ट तो नहीं कोई कर लेगा ना। जज का या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो हर दफा सही हो। बेशुमार दफा फैसले गलत होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले को आज तक हम गलत कहते हैं, बट वो इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन दैट इज एट्रिब्यूटेड टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज समथिंग यूनिवर्सल पूरी दुनिया में। ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट हर दफा सही ही होगी, लेकिन वो फाइनल होगी, और कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हम उसके फैसले को नहीं मानेंगे। फवाद, आप बड़ा, एक तो पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया ब्रदर। दूसरी बात यह कि आपको बड़ा एक लॉन्ग पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है, कैरियर है, फैमिली है, सो पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं मेरी राय में। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत जो है वो तो लग रहा है डिफेंस के मूड में है, और आज उन्होंने भी मसल दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बड़ा, बल्कि उन्होंने क्लियरली माजी के जो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन 2-3 की थी उनके भी हवाले दिए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट भी डट गया, जो आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू के उस पर अब उससे पीछे नहीं हट सकती। हुकूमत भी डट गई है। सर, आपकी रीडिंग क्या है कि क्या होगा इस पर? क्या हुकूमत पीछे जाएगी या उसके बाद कोई कोर्ट दरमियानी रास्ता निकालेगी? नहीं, हुकूमत तो देखे ना एक ही वक्त में तो सिर्फ एक ही अपना। फवाद साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, अगर थोड़ी सी आप कह रहा हूँ जी, अब आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ जी, उनकी तो जो जोम है वो यही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इतनी ज्यादा आगे जाएगी कि वो आइन को भी रोन देगी, सुप्रीम कोर्ट को भी रोन देगी। जाहिर है उनका कोई और जोम तो नहीं है, अपने ऊपर तो कुछ नहीं है। उनका ख्याल ये है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले जाएगी हमें इक़्तिदार में रहने के लिए कि वो अपने हरस को भी रोन देंगे, इदारों को भी रोन देंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कर देंगे।
आप ये देखें, बड़ा मेरी नजर में तो बड़ा मुश्किल काम है, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के या जो आइन के ऊपर इतना बड़ा जो, क्योंकि उन्होंने इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है। अब वो सब इतना ज्यादा इस हुकूमत के लिए पहले ही इतना बोझ उन्होंने उठाया है कि उनकी कमर पूरी हो गई है। अब क्या ये इतना ज्यादा बोझ उठा सकते हैं? ये बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जितनी एक डेंजरस एस्केलेशन हमें नज़र आ रही है दोनों साइड से, कि वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत की बात नहीं मान रही, अटॉर्नी जनरल की जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि रिव्यू में कोर्ट में कितने जजेस होंगे, फुल कोर्ट वगैरह, और फिर हुकूमत भी उस पर डिफेंस में तुली हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्लैश हो रहा है इस सुप्रीम कोर्ट का या यहाँ पार्लियामेंट और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कैबिनेट का, तो इसमें आप लोग बेनिफिशरी होंगे, ये पीटीआई या लूजर्स होंगे? नहीं देखे ना जी, ये पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्लैश नहीं है, ये तो देखें आइन का क्लैश है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बलियां टूटेंगी, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। अब ये हुकूमत कहती है, जैसे जनरल ज़ियाउल हक कहा करते थे कि जब तक मुस्बत नतीजा नहीं आएगा हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। अब ये देखिए, ये एक मार्शल लॉ में तो, जनरल ज़ियाउल हक जैसे मार्शल लॉ में तो ये कहा जा सकता है, लेकिन ये कहना कि आइन भी होगा और हम उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक मुस्बत नतीजा नहीं आ जाएगा, ये तो नामुमकिन है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए, और मैं आपको यहाँ पे ये भी जरा वाजे कर दूं, आई होप आपने अगर एतजाज हसन साहब का आर्टिकल पढ़ा हो जो अतर मिनल्ला की जजमेंट को उन्होंने डाइसेक्ट किया था। नहीं, मैं नहीं पढ़ सका, अभी पढ़ूंगा आपकी इसके बाद। 90 दिन के प्रिंसिपल के ऊपर उनकी भी क्लैरिटी है। 90 दिन के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, हाई कोर्ट के किसी जज ने ये नहीं कहा 90 दिनों से आप आगे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर क्लैरिटी है। प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर कहती 2 का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, पहले हाई कोर्ट को करना चाहिए, फिर वो अलग इश्यूज है। बट 90 डेज के ऊपर किसी को जो है वो इसके ऊपर ओपिनियन डिफर नहीं हुए। लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो हुकूमत का क्लैश है, वो हुकूमत का क्लैश आइन के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, आपको इसमें से क्या नजर आ रहा है, पीटीआई के लिए क्या है इसमें, फायदा है नुकसान है? नहीं देखिए ना, हमें फ्रेंकली हम तो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत और हम लोग बैठे एक दूसरे को कुछ स्पेस दें और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन। जब भी एक झगड़ा ज्यादा बढ़ेगा या ये लोग जो है उसमें वो, अब ये इनको किसी अक्लमंद ने बता दिया है कि आप जुडिशरी से लड़के जाएंगे तो इससे आप सियासी शहीद हो जाएंगे। इनको ये इनकी एक बड़ी सतही सियासत है नवाज शरीफ की इस वक्त जो वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो हमारी जो सिचुएशन है पीटीआई की, अवाम पीटीआई के साथ है, तो इसलिए पीटीआई की पोजीशन मजबूत है। अरे फवाद, अभी आपने अतर मनीला साहब का डेफिनेटली तौर पर आपने नोट पढ़ा होगा, उन्होंने बड़ा डिटेल से कहा कि सियासी फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की उसकी इंटेग्रिटी के लिए, प्रेस्टीज के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, कि जिस पार्टी के खिलाफ जाता है वो उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। उन्होंने बल्कि पीटीआई के तो बड़ा उन्होंने तफसील से लिखा कि पहले असम्बलियाँ तोड़ी, फिर अदालतों में चले गए, इस्तीफे दे गए। तो उनका तो यही कहना था, आप भी ये बात कहते रहते। मुझे तो लगा कि अतर मनीला साहब और आपकी सोच बड़ी हद तक एक ही थी, आप भी तो यही एडवाइसेस करते रहते थे कि हमें पार्लियामेंट में बैठ कर आपस में बात करनी चाहिए, हमें अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। आप एग्री करते हैं उनसे, अतर मनीला साहब की इस बात से कि सियासी लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सियासी बना दिया सर और मुतनाज़ा कर दिया? देखिए, ये देखो ना, ये अतर मनीला साहब का तो काम नहीं है ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। ये तो हमारा काम है, हम देखें हमने इस्तीफा देना है नहीं देना, असेंबली में रहना है नहीं रहना। पिछले प्रोग्राम में मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था कि यही 2 फैसले थे जिन्होंने पीटीआई को आज मकबूलियत की मैदान में पहुंचाया है। एक जो हमने इस्तीफा दिया और दूसरा जो हमने प्रोविंशियल असेंबली तोड़ी। तो ये हमारे पॉलिटिकल फैसले हैं, ये तो करने हैं। नहीं फवाद भी, अदालतें कहती, मैं आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अदालतें कहती हैं भाई आपको पॉलिटिकली तौर पर सूट करता है, जब करता है करें, लेकिन जब आप सारी चीजें हमारे पे लेकर आते हैं और हम कोई फैसले देते हैं, कोई एक पार्टी मानने से इनकारी हो जाती है तो हमारे ऊपर गाली गलोच शुरू हो जाती है, तनकीद और ट्रेंड शुरू हो जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो, सॉरी मेरा थोड़ा सा, अतर मनीला साहब के खिलाफ ये ट्रेंड शुरू हो गए हैं, तो वो तो फिर जजेस तो घबराएंगे कि जनाब जो फैसला हम देते हैं एक पार्टी दूसरे में पड़ जाती है। नहीं, वो तो कोई देखे ना मसला नहीं है। वो आपने आइन का एक वाज़े आर्टिकल है 224, देखिए जब तक आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का और काम के अगर वो आइन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे तो फिर ये डर से कि इसके ऊपर जनाब दूसरी पार्टी ये, तो फिर आप आइन से तो नहीं ना बाहर जा सकते। जाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पाकिस्तान का आइन तो खड़ा ही 2 बुनियादों पे है। पहली ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह और दूसरी ये है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान अल्लाह की बनाई हुई लिमिटेशंस में सॉवरेनिटी को इस्तेमाल करेंगे। ये 2 बुनियादें हैं
अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियादी को सेफ गार्ड नहीं करना तो मुझे बताइए फिर सुप्रीम कोर्ट का फिर मकसद क्या रह जाएगा। अच्छा फवाद, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे? मेरा ख्याल है पिछले कुछ अरसे में जितना भी यहाँ, बल्कि इवन आपके दौरे हुकूमत में भी हमने देखा है कि अगर सख्तियाँ होती थी, लोगों को रिलीफ चाहिए होता था, तो अतर महिला साहब की अदालत जो है इस्लामाबाद में रिलीफ देती थी, और आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को उन्होंने रिलीफ भी दिया। खान साहब का भी हम देखते हैं और भी देखते हैं। अब एक उन्होंने नोट लिख दिया है, उनकी राय थी, माइनॉरिटी नोट है, आप डिफर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू किए गए, उनके खिलाफ मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की गई। तो आप लोगों को जब ये हक में फैसले कोई जज कर रहा हो तो सर तो वो ठीक है, अगर वो फैसला जब अपना नोट ही लिख दे, ओपिनियन ही दे दे, तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर अदालतें कैसे ऑपरेट करेंगी? वो भी इंसान है, इसी माशरे में रहते हैं सर, वो भी अफेक्ट होते हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं। ना ये आपकी जो सोच है ना, ये सोशल मीडिया से का जो फंक्शनिंग है उससे अदम वाकफियत के ऊपर मबनी है सर। यानी लोगों को समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया फंक्शन कैसे करता है, और वो इस तरह की बात कर देते हैं कि आप करा रहे हैं, आप करा रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने देखा है, मैंने कम से कम 5 प्रोग्रामों में ये बात कही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, मंसूर अली शाह साहब, इवन मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, तो चूंकि मैं उनको जज बनने से बहुत पहले से जानता हूँ, कोई शख्स उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। वो बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, उनके व्यूज हो सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में जो व्यूज हैं, उसकी रिस्पेक्ट होती है। जहां तक बात है कि ये कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो देखिए करोड़ों लोग हैं पीटीआई से वाबस्ता, मैंने किसी आदमी की कोई उनके बारे में जो तज़हीक अमेज़ बात या वो नहीं देखी है। तो आप दूसरे लोगों को कंट्रोल में नहीं कर सकता, और यही बात जो है यही फौज के बारे में आ जाती है, यही बात जो है वो मुखालिफ नहीं बारे में आ फवाद, जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्री विद यू को प्रोमिनेंट तो नहीं करते होते, डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, लेकिन जो अब्यूजिव अकाउंट्स हैं उनको अगर आपकी पार्टी के बड़े इंतज़ार सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के लीडर्स हैं और बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, उन अब्यूजिव अकाउंट्स को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो इससे फिर क्या मैसेज जाएगा कि इट मीन्स दे आर उनको इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ कि भाईजान लगे रहे हैं आप लोग। देखिए जी, हजारों करोड़ों लोग हैं, उनको कोई फॉलो करने से या कुछ करने से वो नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई एक गल ही है तो 100 अच्छी चीजें भी होंगी, वो उसको आप नहीं काउंट कर सकते, ना ही आप इसको सपोर्ट कह सकते हैं। मेरे इस वक्त जो है कोई 6.3 मिलियन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग हैं जो कि जाहिर मैं मरियम नवाज को फॉलो कर रहा हूँ, वो मुझे फॉलो कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे व्यूज एक जैसे। अच्छा, अब आपने मरियम नवाज साहबा की बात आपने कर ही दी है, तो मेरा ख्याल है मैं पूछ लूँ, आपने हालांकि बड़ा, जब वो मेरा ख्याल है अपने ट्रीटमेंट के लिए जनीवा गई थी, तो आपने बड़ा अच्छा, आप हमेशा करते रहते हैं कि आप इस तरह के वेल विशेज, गुड विशेज आप एक्सचेंज करते रहते, तो उस वक्त आपने बड़ा अच्छा उनकी मेरा ख्याल है गेट वेल सून का मैसेज किया था, जिसका उन्होंने रिस्पांस भी किया था। अब हमने देखा उम्र पे जा रही थी तो आपने कमेंट किया, जिसके बाद जवाब एक और कंट्रोवर्सी शुरू होगी। तो सम टाइम ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक आप जैसा एक मतलब है, उसमें हम कहना चाहिए वजीर रहे हैं, मैच्योर एक लीडर है, बड़े, अब आप बहुत सारा सफ़र कर रहे होते हैं, ये ट्रोलिंग वाला सम टाइम आपके अंदर ये चीज़ आती है जो थोड़ी सी मेरा ख्याल है सम टाइम वो आपकी आप तबीयत से मैच नहीं करती। इज इट ट्रू सर? नहीं देखे, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो दुआ ही दी थी अपनी तरफ से, वो उन्होंने गलत ले लिया। इशू ये है कि देखिए आज भी जो है वो एक रिपोर्टर ने एक जूमानी मेरे से सवाल किया उनके बारे में, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए शी इज अ वेरी ऑनरेबल वुमन, और कोई ऐसी बात जो आप अपनी बहन के बारे में या माँ के बारे में नहीं करना चाहते, आपको उनके बारे में भी नहीं करनी चाहिए। सो ऑब्वियसली आई पर्सनल लेवल के ऊपर आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर। अच्छा, एक और भी ये फवाद एक इम्प्रेशन है कि मतलब पार्टी के अंदर मतलब मीन्स के बहर के मीडिया में कहें, हो सकता है हमारा गलत हो, कि जहाँ पे आपकी बात ना बन रही हो किसी बड़े इदारे से, बड़े इदारे के सरबराह से, जैसे आर्मी चीफ हूँ, DGISI हूँ या चीफ जस्टिस हो या कोई और भी हूँ पार्लियामेंट में, तो आप लोग उनके खिलाफ फिर कंपेनें शुरू हो जाती हैं, फिर उस पर तनकीद भी हो जाती है, एक बुलिंग कल्चर है। डू यू एग्री कि हमारी सियासत में बुलिंग कल्चर आ चुका है? मीडिया को बुली करो, इंस्टीट्यूशंस को बुली करो, कोई उनको थोड़ा सा दबाओ, उनको डराओ, अगर नहीं डरते तो। मीडिया वगैरह पे तो कभी को खास नहीं हुआ, अभी हो रहा है सारा। बुलिंग कल्चर तो ये है ना कि लोगों को उठा लिया जाए, उन्हें नंगा किया जाए, उन्हें कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया जाए, उसकी वजह से एक जो तलखियां हैं वो बड़ी हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि इवन जनरल बाजवा साहब से असेंबली जब हमारी नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई थी, उसके बाद भी कोई हमारे ताल्लुकात कोई बड़े खराब नहीं थे,
लेकिन जब ये सोशल मीडिया के कई बच्चों को, फिर अपने शहबाज गिल को, सवाती साहब को जब कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है तो ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए हैं। और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी पर्सनल रिफ्ट कोई भी नहीं थी कभी भी। और अभी भी मैं तो आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि एक्चुअली तो एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को और बैठ के एक दूसरे को स्पेस दे के आगे चलने की जरूरत। अच्छा, वो उन्होंने ऑफर किया जरदारी साहब ने, आपने सुनी होगी कौमी असम्बली में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपको मिलना चाहिए इनसे ये तरीके इंसाफ से, इमरान खान साहब से, तो आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, अनकंडीशनल होने चाहिए। तो आप राज़ी हैं इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए, जो आप बात कह रहे हैं, या आप कहते हैं नहीं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे मुलाकात नहीं होगी तो वुज़रा के लेवल पे हो सकती है, या आप मिल लेंगे इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब से बातचीत के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जरदारी साहब की तकरीर तो ना इधर थी ना उधर थी, उनकी तो तकरीर का समझ ही नहीं आया कि उनका मतलब क्या है। और शायद थोड़ा सा जरदारी साहब को डिमेंशिया का भी प्रॉब्लम है, वो उनको जो वर्ड चूज करते हैं उनको पता भी नहीं होता कि वो उसका मतलब क्या है, तो क्या कहना यार। वो एक दिन आप और हमने भी फवाद भी, हमने भी बूढ़े होने, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा इस उम्र में, वी डोंट नो कि मेरे साथ क्या होगा। मैं तो डर जाता हूँ सम टाइम। उस वक्त आप उस तरह करिएगा ना, जब इस तरह का इशू हो जाएगा अब रिटायर होगा। वो सहाफी और सियासतदान कब रिटायर होते हैं? मैं तो पहले अल्लाह मियां रिटायर करे तो करेगा, लेकिन बहरहाल अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो कोई और काम कर लेना, वो ऐसे तो ना करें। अब अच्छा सर, है कि उनकी तकरीर का तो हमें कोई समझ नहीं आई। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुलाकात की, उसका एक तरीका है, वो तरीका जो वो अडॉप्ट करेंगे। और जाहिर है कि एक जो वफूद के लेवल के ऊपर, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर हमने बात नहीं, वो क्या तरीका है? आपको प्रॉपर आपको इन्विटेशन आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इमरान खान साहब को। देखिए, जाहिर है हुकूमत इन्विटेशन देगी ना, वो हम खुद तो नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ सकते। नहीं, आप लोग तो कह रहे थे कि हम तैयार हैं, खान साहब ने भी कहा मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, आप भी बार बार कहते रहते हैं। सो अगर वो मतलब है, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अब आपको आया इनविटेशन तो खान साहब मिल लेंगे? मैंने आपसे ये कहा है कि ये तो गुफ्तगू जो है वो तो होनी है आपकी इस वफूद के लेवल के ऊपर। वो फिर इमरान खान जो बेहतर समझेंगे उनको नॉमिनेट करेंगे, वो भी जिनको बेहतर समझे वो नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, इसमें रबिया ने कोई सवाल पूछना, इससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ कि एजेके में जो प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, आपकी पार्टी के हैं, आज जो सेटिस्फाइड के उनको ठीक हुआ है और ठीक डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और या कोई आप समझते हैं कि एक और पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालतों के हाथों से फारिग हो गया? नहीं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे तो काफी एतराजात आ रहे हैं, लीगल एतराजात भी हैं, क्योंकि अंडर कश्मीर लॉ आप 2 साल से कम की सजा के ऊपर कन्विक्शन कर नहीं सकते, डिस्क्वालिफिकेशन कर नहीं सकते। और लेकिन ये है कि जैसा मैंने कल भी कहा था कि ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं अदालत के फैसले को ही नहीं मानता। जो प्रोसेस है वो उन्होंने ले लिया है, कल उनका अपील लगी हुई है, मुझे उम्मीद है कि अदालत से उन्हें रिलीज करें। जी रबिया, लास्ट अच्छा क्वेश्चन। फवाद साहब, आपकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से आपको पसंद किया जाता है कि आप एक बैलेंस बात करते हैं, जितने भी इख्तलाफात हों, डिफरेंसेस हों, आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं एटलीस्ट। जिस तरह से भी आपने कहा कि मुलाकात होनी चाहिए, बैठना चाहिए, ये चीज़ें आप हमेशा इनकरेज करते रहें। अगर इस सूरत हाल में ये अज्यूम कर लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है, हमने अपनी माजी की तारीख में देखा है कि यही कुछ होता है कि जो भी वज़ीर आज़म इस तरह नाअहल किए गए वो तारीखी एतबार से हमेशा एक डिस्प्यूटेड नाअहली ही रहती है। एक ग्रोह उसे मानता है, दूसरा ग्रोह नहीं मानता। इस तरह की अगर नाअहली होगी तो ये हमेशा ये इसको ऐसे ही कहा जाएगा कि कोई जुडिशरी ने इंटरवीन किया या एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करती है, इसी तरह के मामलात होते हैं। कोई सियासी हल सेन इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और इस इलेक्शन के डेट को फाइनलाइज करें और मूव फॉरवर्ड करें? बिल्कुल रुपया निकल सकता है, लेकिन देखिए मसला ये है, इस वक्त जो ग्रोह बैठा हुआ है हुकूमत में वो कहता है जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है। इनसे तो बात फिर अब क्या बात होती है, क्या सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन तो होता ही है कि आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं। अगर एक ग्रोह ये कहता है हम इलेक्शनों के बगैर इस वक्त तक हुकूमत करते रहेंगे जब तक हमारा नतीजा मुस्बत ना हो जाए, मुझे पता है उनसे आप क्या बात करेंगे? आप बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कर सकते हैं ना, आप अवाम को सरेंडर ही करने को तैयार नहीं होंगे, क्या उसका सोल्यूशन निकलेगा? पहला और जो एक ही काम इस और वो ये काम है कि दे हैव टू सरेंडर बिफोर पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो फैसला लोगों ने करना है उसको कबूल करना पड़ेगा। इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर इख्तलाफात खत्म करने चाहिए। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड।
बहुत शुक्रिया फवाद भाई, थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ग्रेटफुल। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ शाह खावर साहब मौजूद होंगे, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे जो अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, इसके अलावा जो ये तमाम कानूनी मामला चल रहे हैं इस पर भी उनकी कलेक्टिव ओपिनियन लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में शाह खावर साहब, सीनियर कानूनदान, साबिक जज हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा शाह खावर साहब, अहम मामला आज का जो एक 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और अदालती इस्लाहात को चैलेंज किया गया पिटिशंस के जरिए, दो कुछ सहाफ़ी हजरात ने और कुछ वकला ने दरखास्तें दायर की। अब मामला ये है कि फिर डिस्कशन वही चैप्टर ओपन हो गया है कि इसमें सीनियर जजेस शामिल नहीं हैं इस बेंच में और बड़े अहम नाम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस काजी फाइजीसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। और अगेन जिस चीज़ की बेसिस के ऊपर ये इस्लाहाती बिल लाया गया, तो ये जो बेंच है ये फिर एक तरह से डिस्प्यूटेड लग रहा है। तो क्या लगता है इस तरह के मामलात अगर रहे तो मामलात बढ़ेंगे कैसे, हल कैसे होंगे? जी बिल्कुल रबिया, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी ये बेंच बनने से ही जो कयासराइयाँ शुरू हो गई हैं तजिया निगारों में, तो पॉलिटिकल लीगल एनालिस्ट में, वो यही है कि ये जो बेंच है ये एक खास जो है जहन रखने वाले जज हजरात पर मुश्तमिल है। और दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब मैं कम अज कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक अभी कानून जो है वो बिल जो है वो कानून का दर्जा अभी उसको हासिल नहीं हुआ। वो अभी जो पार्लियामेंट से पास हुआ था बिल, वो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उस पर एतराजात लगा के वापस कर दिया, उनका इख्तियार था आईनी। उसके ऊपर फिर जो आईनी तकाजा था कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, उन्होंने फिर उसको अप्रूव करके दोबारा भेज दिया। फिर आइन ये कहता है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर सदर मुमलिकत उसको कंसेंट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। और लॉ बनने के बाद भी उसका एक मरहला होता है कि उसका फिर गजट नोटिफिकेशन होता है कि उसका इतलाक किस दिन से होगा। तो ये अभी दो चीजें जो है वो अभी तक कानूनी आईनी जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए थे। तो ये मेरे लिए कम अज कम ये बड़ा गैर मुतवक्के था कि आज ही पिटिशंस आई हैं और आज ही जो है एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया और इसकी जो वायरीज है बिल की, कानून की नहीं, उसको जो है चैलेंज के लिए जो है वो उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो आइन का जो आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि कोई भी कानून या रवाज या कोई ऐसी चीज जो कि कानून का दर्जा रखती हो, जो कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम होगा, तो वो जो कानून है वो वाइड होगा, वो काबिल मनसूख होगा। तो अभी एक मैं ये समझता हूँ कि एक अभी कानून बना नहीं है, उसकी जो वायरीज है प्रपोज्ड उसका क्या हो सकता है, उसके बारे में जो आज बेंच बना है ये इससे काफी जो है वो सवालात उठेंगे आईनी और कानूनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल लोगों ने अभी से जो है इसके बारे में जो है वो प्रिडिक्शन शुरू कर दी है कि प्रपोज जो है वो क्या नतीजा आ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये वाला जो तासुर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, इस मुल्क की रियासत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो भी एक बहस अभी तक चली आ रही है वो यही है कि कोई भी आईनी और कानूनी जो वो वाले क्वेश्चन जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट कम अज कम मुदाखलत करे। और अगर मुदाखलत जरूरी भी बनती है, आईनी तकाजा है, तो उस पर कम अज कम पूरे का पूरा जो फुल कोर्ट है उसके ऊपर ये मामला जो है वो सामने जाने चाहिए, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर या उसकी किसी भी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई हर्फ ना उठा। आपने बड़ा तफसील से इस पूरे इशू को बड़ा सिंपल वर्ड्स में वेरी इफेक्टिव में बताया सारी चीज़ें। दो चीज़ें सर, मैं तो साफ ज़रा हम लॉ को, इन चीज़ों को नहीं जानते, आपकी सारी उम्र इसी ये लॉ में ही गुजरी है। यहाँ पे कोई इस तरह का लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ उसको क्या प्रीएम्प्शन, मतलब पहले से किसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करके उस पर एक्शन ले लेना,
कोई इस तरह का कोई है कंसेप्ट लॉ के अंदर, जैसे आपने अभी कहा कि लॉ को अभी कानूनी शक्ल मिलनी बाकी है, तो ये प्रियम्प्ट हो गया ना कि पहले से एक लॉ बन रहा है तो हम उसको पहले स्ट्राइक कर देते। कोई इस तरह का कंसेप्ट है मतलब पूरी दुनिया में या लॉ में? मैं ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा हूँ सर मैं। देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन एक मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट है। वो गालबन एक हस्बा बिल था जो कि प्रोविंशियल असेंबली जो है वो KPK ने या उस पर की जो सूबा सरहद की थी उन्होंने पास किया था। तो उस पे एक जो है वो हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया था। अभी वो एक्ट बना भी नहीं था कि उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा कोई सच हमें अच्छा, हमारे वो कोर्ट के बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, आप भी जानते होंगे, सबीउल हसनैन साहब, तो उनका तो ये डिफरेंट, इस पे अभी मेरी बात हो रही थी, आप उस पर कमेंट किए। वो कह रहे थे जनरल मुशर्रफ दौर में हुआ था और एडवाइजरी काउंसिल का कोई इस तरह का था जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट की कोई लॉ जिसमें बन रहा है, लिहाजा प्रियम्पशन को यूज किया जाए। तो वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ दौर में हुआ था और वो एडवाइजरी काउंसिल वगैरह या इस तरह का कोई मामला था ज्यादातर। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक नजीर है और ऐसी नजीर जो हाई कोर्ट की है वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है। वैसे तो जुल्फिकार अली भुट्टो का भी केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो उनका फैसला जो है वो किया गया है, लेकिन उसको आज तक बतौर नजीर नहीं माना जाता। तो एक्सेप्शंस तो मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी कानून की जो कानूनी हैसियत है या उसकी वायरीज है उसको आर्टिकल 8 ऑफ द आईन पाकिस्तान जो है वो डील करता है, वो लॉ की बात करता है। तो सर इतनी जल्दी जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, लोग सोशली तौर पर या इंटेलेक्चुअली पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं, सोशल मीडिया है, चैनल्स हैं, सब कुछ है, उनको मतलब लोगों को भी समझ आए, एक पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, उस वक्त जब आप लॉ बनने से पहले ही बेंच बना लेंगे, जैसे रबिया ने कहा, फिर उसमें जजेस की सीनियर जजेस फिर एक दफ़ा नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब या हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं, इतनी जल्दी किस बात की है? वेट नहीं किया जा सकता 2-3 दिन लॉ बन जाए फिर भी ये पटिशनर डाल दें? सर जल्दी किस चीज़ की है? देखिए रोक क्लासे साहब, हमें इस बात का तो अंदाजा है और इसकी हमें जो है वो बिल्कुल हमारे जहन में इसके इम्कानात मौजूद थे कि जैसे ही ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, कानून बन जाएगा, क्योंकि PTI ने अंदिया दे दिया था कि हम इसको चैलेंज करेंगे और इस तरह बहुत सारे साथी जिन्होंने आज किया शायद वो भी कर देते। लेकिन बिल्कुल उस वक्त जब ये लॉ बन जाता, नोटिफाई हो जाता, उसके बाद यकीनन इसको आर्टिकल 9 जो कि बड़ा क्लियरली कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो लॉज की बात करता है, वो बिल्स की बात नहीं करता। तो अभी देखिए बात ये है कि अभी ये कानून फर्ज करिए 21 अप्रैल को जो है वो मियाद पूरी हो जाती है, उसके बाद इट विल बी डीम टू बिकम अ लॉ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर उसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती 1 महीने तक, तो तब भी वो लॉ का जो है वो इफेक्टिवनेस शुरू नहीं होती, तो उसका गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि हो सकता है कि कल ये जो 8 रुकनी बेंच है उसमें मेजॉरिटी जो है या उनमें से कुछ जज हजरात जो है वो इस चीज की तरफ निशानदेही करें कि आप एक प्री मेच्योर पिटिशन क्यों ले आए हैं इधर। ये तो अभी लॉ ही नहीं बना, हो सकता है इसको जो है वो गजट नोटिफाई ना करे फेडरल गवर्नमेंट, तो आप क्यों आ गए हैं? तो इस तरह की प्री मेच्योर। अच्छा सर, एक और भी एतराज हो रहा है, वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब की क्योंकि अपनी पावर्स रेगुलेट की गई हैं, उन पे कट लगाया गया है, कमेटी बना गई है सुओ मोटो की बेंच बनाने की, तो वो क्योंकि बेसिकली सारी अदालती रिफॉर्म्स का जो फोकस था हुकूमत का वो चीफ जस्टिस साहब का था कि उनके हाथ बांधे जाएं, उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, जिस पे भी रिएक्शन भी आया था। अभी वो इसी बेंच के सरबराह हैं, तो एक इतराज़ ये भी आ रहा है कि जनाब कि जिस केस में आप वहाँ हेयरिंग कर रहे हैं उसकी एक पार्टी तो आप खुद भी हैं कि आप पे हुकूमत की तरफ से एतराज़ात आए, कानून बना, तो शुड हैव बीन दे, मतलब ये चीफ जस्टिस साहब को बेंच की क़यादत करनी चाहिए थी या कोई और सीनियर जजेस उनको बिठाने चाहिए थे उस पर? देखिए रोहन साहब, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर। देखिए ये जो एक्ट आ रहा था इसमें जो है वो चीफ जस्टिस की पावर जो है वो कर्टेल नहीं हो रही थी, वो शेयर हो रही थी, रेगुलेट हो रही थी। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि ये जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये तो सितंबर में ये जो है ये तो अपने रोब्स उतार देंगे, इनकी रिटायरमेंट एज आ जाएगी। उसके बाद मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर किसी के इख्तियारात शेयर होने जा रहे हैं वो तो प्यूनी जज के हैं जो जस्टिस फाइज ईसा हैं। मेरा ख्याल है कि शायद उनको न रखने का मकसद ये भी हो कि फ्यूचर में वो भी इसके बेनिफिशरी या इसके स्टेक होल्डर हो सकते हैं, तो
तो लिहाजा उनको बेंच में न रखा जाए। क्या ये भी हो सकता है कि बेंच की कंपोजिशन में ठीक ये है। अमर भी जो है जहन में हो? जी ठीक बहुत है शाह शुक्रिया काफिर सर। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इंपॉर्टेंट ओपिनियन हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शेयर की। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस, अब क्या लगता है शहबाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि बस नायल होना है? बड़ा जैसे अभी हमारी ये फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी कि बड़ा मुश्किल है आप दोनों साइड्स के लिए पीछे हटना। चीफ जस्टिस साहब के लिए भी पीछे हटना जो है वो मुश्किल है। अगर वो पीछे हटते हैं और कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जाता है तो फिर यही कहेगा जी हुकूमत की उससे धमकियों से डर गए हैं, पार्लियामेंट में तकरीरें हुई, कैबिनेट में वही लाज लिया तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ना वो कर दिया, कॉर्नर कर दिया। कॉर्नर कर दिया और चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो कोई स्टैंड नहीं कर सके। सो बहुत सारे लीगल या वो जो इनके अपोनेंट है हुकूमत के वो बुली करना शुरू कर देंगे, अटैक करना शुरू कर देंगे। सो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, सो उनके लिए पीछे हटने का कोई मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। और आज उन्होंने अपनी वो जो थी स्ट्रांग विल जो थी दिखाई भी है, जिस तरह का नोट आज वहाँ से इशू हुआ है और कंसिक्वेंसेस